हेलो जुडिशियल एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के समक्ष एनआईए के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर जो आपके प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। यह प्रश्न बिहार में, एमपी के, अगर आप जे का एग्जाम दे रहे हो, झारखंड का दे रहे हो, तो उसके प्रारंभिक परीक्षा में ये इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप इसको देखोगे कि एनआईए जुडिशरी के लिए एक इंपॉर्टेंट पेपर है। मेंस में भी और प्री में भी क्वेश्चन इसमें से रहते हैं। तो चलते हैं। एनआईए का जो आप पहला क्वेश्चन है, प्रक्रम लिखत अधिनियम का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि प्रक्रम लिखत अधिनियम, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 3 इंस्ट्रूमेंट की बात करता है। तो वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक से संबंधित विधि को परिभाषित करना, या कहा कि वचन पत्र से संबंधित विधि को संशोधित करना, चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित करना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित करना। कि हमारा जो प्रक्रम लिखत है वह केवल इन्हीं लिखतों की बात करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, खाली चेक विधि की दृष्टि में चेक नहीं है, यह किस मामले में अब निर्धारित किया गया था। तो पहला ऑप्शन अशोक कुमार बनाम डॉक्टर TR भागीरथी, प्रोग्रेंट लीजिंग एंड फाइनेंस बनाम जो है जगदीश कतूरिया, हनुमंत R नायक बनाम अजीत हलमारकर, AIR 2009, यह मुंबई हाई कोर्ट का है। तो इसी केस में मुंबई हाई कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि जो जाली चेक है वह विधि की दृष्टि से चेक के अंतर्गत नहीं आता। आप जानते हो कि प्रक्रम लिखत अधिनियम की धारा 6 में चेक को परिभाषित किया गया है। कहा गया कि चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो विनिर्दिष्ट बैंकर को लिखा गया हो और जो मांग पर से अन्यथा दे होना अभिव्यक्त नहीं है। तो चेक के लिए यह आवश्यक है कि वह विधिपूर्ण हो, देखने में चेक का रूप सही हो और उस पर कोई भी, अगर जो लॉ के अकॉर्डिंग अगर चेक खाली है, चेक को मेंशन नहीं किया गया है, तो वह चेक की परिभाषा में नहीं आएगा। यह हनुमंत R नायक बनाम अजीत हलमारकर के बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने अब निर्धारित किया। अब अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक एवं विकृत चेक की परिभाषा में जोड़ा गया। अब धारा 6 पढ़ोगे तो 6 में जो स्पष्टीकरण 3 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उसमें से यह कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक और विकृत चेक, जिसको ट्रंकेट चेक कहा जाता है, यह कब जोड़ा गया। तो यह जो है 2002 में संशोधन करके द्वारा जोड़ा गया। और आप ये जान लें, इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक और ट्रंकेट चेक किसे कहोगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक से जुड़े हुए हैं, अपने जिस बैंक से आपका खाता है उससे है, तो वह नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको फिजिकल चेक कोई नहीं बनाना है, ऑनलाइन ही आपको चेक ड्रॉ करनी है, लिखनी है और उसे ऑनलाइन ही जिसको आपको भेजना है उसको भेज दोगे। इसके लिए फिजिकल यानी भौतिक रूप से आपके पास ना तो चेकबुक होगा और नहीं फिजिकल रूप से कोई उसका अस्तित्व होगा। ये सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक। आज के युग में इसको 2002 में संशोधन करके जोड़ा गया कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी चेक के द्वारा लेखक या रचयिता जो ड्रावर है वह पाने वाले को भेज सकता है कि वह संबंधित रकम को उस बैंक से भुगतान कर ले। दूसरी चीज, एक ट्रंकेट चेक आया। ट्रंकेट चेक भी अब जो पहले 2002 से पहले क्या होता था, जब आप स्पष्टीकरण पढ़ोगे तो उसमें ट्रंकेट चेक के बारे में भी प्रावधान किया गया है। ट्रंकेट चेक जो आप फिजिकल चेक बनाते हो, उस चेक का जो बैंक का जो कर्मचारी है उसको स्कैन करता है और स्कैन करके वह चेक समाशोधन गृह को जाता है, क्लियरेंस हाउस को जाता है। क्लियरेंस हाउस जो RBI के निरीक्षण में काम करता है, RBI के प्रबंधन के अधीन रहता है, वह फिर उस चेक को वेरीफाई करता है। यह जो है ट्रंकेट चेक मतलब जो स्कैनर चेक है, चेक फिजिकली जो है एक बैंक से समाशोधन गृह के पास नहीं जाता है, बल्कि वह उसका स्कैनर रूप जाता है, उसी को हम कहते हैं ट्रंकेट चेक। और यह इससे ट्रंकेट चेक से समय की भी बचत है। जो आप चेक का भुगतान
10 दिन लग जाते थे, अब जो है 1-2 दिन में उसकी भुगतान हो जाती है। यह जो है जब धारा 6 पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है और यह 2002 में जोड़ा गया। अगला जो है क्वेश्चन कि भारत में चेक प्रस्तुत करने की अवधि मानी जाती है, तो यह ऑप्शन दिया 15 दिन, 30 दिन, 3 माह, 6 माह। यानी यह कह रहा है कि आप जो चेक बना रहे हो, चेक का जो ड्रॉ कर रहे हो, उसकी अवधि कितने दिन होगी, वह चेक कितने दिन तक वैलिड रहेगा। तो पहले इसकी अवधि जो है 6 माह थी, लेकिन जो है आरबीआई ने उसे संशोधन करके उसकी अवधि 3 माह कर दी। तो इसमें ऑप्शन आपका 3, बहुत इसमें ऑप्शन 3 माह सही होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना कि चेक की जो वैलिडिटी है वह 6 माह नहीं है बल्कि 3 माह है। यह जो है 3 माह हो गया है, पहले 6 माह था। अभी अगर पुरानी आप बेयर एक्ट देखोगे तो उसमें 6 माह ही लिखा हुआ है, लेकिन यह जो है संशोधन करके इस अवधि को 3 माह कर दिया गया। अगला कहा कि प्रसाक्ष की अंतर वस्तु क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि अधिनियम की धारा 99 और 100 में टिप्पण और प्रसाक्ष के बारे में प्रावधान किया गया है। तो कह रहा है कि प्रसाक्ष की अंतर वस्तु क्या है, और प्रसाक्ष की अंतर वस्तु 104 में बताई गई है। कहा कि क्या है प्रसाक्ष की अंतर वस्तु, पक्षकारों के नाम और अनादर के कारण को स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। अनादर, अगला ऑप्शन, अनादर के समय और स्थान को अंकित किया जाना चाहिए। उस पर नोटिस पब्लिक के हस्ताक्षर और उसकी मुद्रा अंकित की जानी चाहिए, और उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रसाक्ष अगर आपका जो लिखत है, वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक, किस कारण से भुगतान नहीं हुआ, इसका जो है हम टिप्पण कराते हैं धारा 99 में, और वह टिप्पण का जब आपको प्रमाण पत्र मिल जाता है तो वह प्रसाक्ष हो जाता है। तो उस पर उसके कंटेंट क्या होंगे, तो कंटेंट में कहा कि उस पक्षकारों के नाम होंगे, अनादर के कारण, स्पष्ट किस कारण से भुगतान नहीं हुआ इसी का हम टिप्पण कराते हैं। तो वह सारे ये जो इसमें कंटेंट है, वह समय, स्थान, पब्लिक नोटिस का हस्ताक्षर, नोटरी का हस्ताक्षर, यह जो है सब सही है। इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्राम लिखत अधिनियम 1881 लागू की गई। प्रक्राम लिखत अधिनियम 1881 लागू की गई। ऑप्शन दिया 1 जनवरी 1882 को, 1 मार्च 1882 को, 1 जुलाई 1882 को, 1 सितंबर 1882 को। तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1 मार्च 1882 को। यह प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बैंकर से संबंधित नहीं है। जैसा कि आप जानते हो कि अधिनियम की धारा 3 में बैंकर को परिभाषित किया गया है कि बैंकर क्या है। तो बैंकर कहा कि बैंकर के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति डाकखाना, बैंक, जो सेविंग बैंक है, बचत बैंक है, बैंक इसके अंतर्गत आते हैं। तो बैंकर के तौर पर कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, डाकघर, बचत बैंक और सरकारी कोषागार, राष्ट्रीयकृत बैंक। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बैंकर से संबंधित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि सरकारी कोषागार धारा 3 की परिभाषा में नहीं आता, बैंकर की परिभाषा में नहीं आता। एक व्यक्ति भी बैंकर हो सकता है, डाकखाना भी बैंकर हो सकता है, और राष्ट्रीयकृत बैंक भी बैंकर है, लेकिन सहकारी कोषागार बैंकर नहीं है। अगला इसमें क्वेश्चन है, सार्वजनिक अवकाश के दिन से अभिप्राय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, और इसमें कंफ्यूजन होता है कि जो सार्वजनिक अवकाश होता है, लोक अवकाश, जो रविवार के दिन या कोई और दिन जिसे राष्ट्रीय सरकार, जिसे केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित करे, वह लोक अवकाश होगा। यह कहां लिखा गया, तो यह धारा 25 में बताया गया एनआईए एक्ट के, एनआईए के। तो इसमें कहा गया कि सार्वजनिक अवकाश के दिन से अभिप्राय है केवल रविवार का दिन, केवल होली दीपावली का दिन, केवल राष्ट्रीय त्योहार का दिन,
रविवार का दिन और ऐसे दिन जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक अवकाश के दिन घोषित करे, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आप समझ लो कि जो रविवार की छुट्टी होती है वह छुट्टी करने का जो प्रावधान है वो एनआईए एक्ट की धारा 25 में दिया गया है, न कि संविधान में दिया गया है और न ही किसी अन्य एक्ट में दिया गया है। उसका जो है प्रावधान कहां किया गया है? एनआईए में, जो आज हम पढ़ रहे हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो यह जो है धारा 25 बताती है। अगला क्वेश्चन कहा कि किसी विनिमय पत्र के प्रतिग्रहण के लिए ऊपरवाल के विचार विमर्श करने का समय दिया जाएगा। आप जानते हो कि विनिमय पत्र में 3 पक्षकार होते हैं, एक ड्रावर होता है, ड्रावी होता है और पेयी होता है। 3 पक्षकार। ड्रावर विनिमय पत्र का रचयिता होता है और जो ड्रावी है वह ऊपरवाल होता है जिसे भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, और पाने वाला वह उस रकम को पाने का हकदार होता है। तो वही कह रहा है कि प्रतिग्रहण के लिए कितने दिन का समय, कितने समय की आवश्यकता होती है। तो इसमें कहा कि ऑप्शन दिया 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 90 घंटे। तो इसमें ऑप्शन होगा 48 घंटे। अगला क्वेश्चन है कि जब चेक का धारक बैंक से यह सूचना प्राप्त करता है कि चेक अनादृत हो गया है, तो उस चेक के लेखीवाल को पैसे के भुगतान के लिए लिखित सूचना देकर मांग करनी चाहिए। अब देखो, यह धारा 138 में है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है आपके प्री और मेंस दोनों के लिए। तो कहा कि अगर चेक का भुगतान नहीं हो पाया, चेक अनादृत हो गया है, बाउंस हो गया है चेक, तो अब जो चेक का लेखीवाल है उसकी लायबिलिटी क्या होगी? तो जिस दिन चेक अनादृत हुआ है बैंक के द्वारा, आप जानते हो कि केवल 2 कारण से चेक अनादृत होगा। पहला कि लेखीवाल के खाते में उतना पैसा नहीं है जितना चेक में अंकित किया गया है, या बैंक और जो ड्रावर है, जो लेखक है, उसके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप इतने रकम से अधिक चेक के द्वारा पैसा नहीं निकाल सकते, और उस चेक पर जो रकम लिखी गई है, वह जो मूल्य लिखा गया है, धन लिखा गया है, उस संविदा के द्वारा जो विहित रकम है उससे ज्यादा की गई है, तो वह चेक, बैंक जो है चेक का भुगतान करने से इनकार कर देगा। तो चेक क्या कहेंगे? चेक बाउंस हो गया। अब जब चेक बाउंस हो गया तो फिर जो चेक का धारक है वो कैसे इस रकम को प्राप्त करेगा? तो कहा कि जिस दिन बाउंस हुआ है उस दिन से 30 दिन के अंदर लेखीवाल को सूचना देना पड़ेगा कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया है। वह कारण बताना पड़ेगा। 2 कारण जो दिया गया है, किसी उसमें से किसी एक कारण का हो सकता है। दूसरा यह कहा कि जब 30 दिन की सूचना उसे मिल गई और सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर उसका भुगतान नहीं करता है, तो इसमें 2 डेट आपको ध्यान रखनी है कि चेक जब अनादृत हो जाए तो उसके कितने दिन के अंदर लेखीवाल को सूचना देंगे इस अनादर का? तो कहा कि 30 दिन के अंदर। और भुगतान कब करेगा लेखीवाल? अगर 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं करता है, सूचना देने के 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं करता है, तो फिर क्या हो जाएगा? यह फैक्ट इन इशू हो जाएगा, विवादक बिंदु हो जाएगा, और आप फिर क्या कर सकते हैं? परिवाद दाखिल कर सकते हैं उसके खिलाफ। तो यह जो है इसमें ऑप्शन दिया कि 15 दिन के अवधि के अंदर इस क्या करना होगा कि लिखित सूचना देकर मांग करनी चाहिए, जो 15 दिन के अंदर, जो उसको सूचना दी गई उसके 15 दिन के अंदर। तो आप और भी क्वेश्चन एनआईए पे पूछे जाते हैं जिसको हम अपने अलग वीडियो में समय समय पर आपके समक्ष लाते रहेंगे। और यह जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनमें से किसी भी एग्जाम में जो आप जुडिशरी का दे रहे हो उसमें से निश्चित पूछा जाएगा। और यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।